स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मौर्यन एम्पायर के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मौर्यन एम्पायर थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट वो स्लो होने का कारण है, अभी हम लोगों ने जो बेटा पढ़ा वो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, बिंदुसार पढ़ लिया। बट अब मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया में एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करके गए थे जो बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा था। उसका कुछ रीज़न है, उनके रीज़न अशोक भाई साहब हैं। इन्होंने एम्पायर विन नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा विन किया, विन करने के लिए ये वो काफी थे और बिंदुसार काफी थे। इन्होंने इसको सेटल रखा। ठीक है, किसी चीज को जीतना बड़ी चीज नहीं है, मतलब रईस होना बड़ी चीज नहीं है, रईसियत को संभाल के रखना बहुत बड़ी चीज है। और बच्चों, ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है अगर आपको चीजें करनी नहीं आती तो यहां पर हमें क्या करना था, हमें ये देखना था कि हम इन चीजों को किस तरह से लेके चलेंगे और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है प्रॉपर मैनर में कि ये इन्होंने क्या किया और कैसे किया और क्यों किया। तो इसी की सारी बातें यहाँ पर आपके सामने एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर मैनर में चल रही हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा एम्पायर इनका था। अगर आप आज देखें, आज के इंडिया से ज़्यादा बड़ा इंडिया इनके हाथ में रहा था। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक, इतने बड़े एम्पायर को आज बेटा मॉडर्न इंडिया में अगर बात करें विद टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ऑल, मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। तो आप सोचिए उस टाइम पे अशोक ने ऐसा कौन सा एम्पायर का सेटलमेंट बनाया होगा चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखते हुए, और क्या चेंजेस लाया होगा कि यहाँ तक चोर चेर पांडे को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसके पास आ चुकी थी। ये बहुत शॉकिंग चीज थी कि एक इतना बड़ा एम्पायर इसने क्रिएट कर दिया जस्ट लाइक अ मैजिक, और ये एम्पायर सेटल भी रहा। मतलब जब तक अशोक जिंदा रहे हैं बेटा, तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा हो। अब अशोक के बारे में अभी तक हमें नहीं पता था जब तक जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ये देखा कि देवानाम प्रियदर्शी ही अशोक राजा हैं। जब ये पता चला तो हमें ये पता चल गया कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ हैं। इससे हम एम्पायर बिल्डिंग का आइडिया लगा चुके थे। मतलब जहाँ जहाँ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, यहाँ इंस्क्रिप्शन, यहाँ इंस्क्रिप्शन, ये सब जो इंस्क्रिप्शन के प्लेसेस है बेटा, इन सब जगहों से हमको ये पता चल गया कि ये सारा समाज किसका था, अशोक का था, और साम्राज्य पूरा इन्हीं का था। श्रीलंका बुद्धिस्ट क्रॉनिकल एक है महावंश, दीपवंश, उसने अशोक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। 29 रॉक कट एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं हमको। इनकी डिटेल में हम एक लेक्चर बनाएंगे बाद में, जिसमें हम पूरी डिटेल्स देंगे इसके बारे में, है ना। एज अ प्रिंस इन्होंने वॉइसरॉय ऑफ उज्जैन में क्या किया था, सर्व किया था, और फिर तक्षशिला का रिवोल्ट शांत किया था। क्या हुआ था, दो भाई थे, एक सुशीम और एक थे अशोक। अशोक छोटे थे, सुशीम बड़े थे। तो सुशीम भाई साहब थे, इनकी जब बात करेंगे तो सुशीम ने क्या किया था, सुशीम जब आगे बढ़े बेटा, तो सुशीम ने ये देखा कि भाई वो तक्षशिला में बैठे थे, वहां रिवोल्ट नहीं शांत कर पाए, तो उज्जैन से इनको भेजा गया था। तो ये पूछा जाता है तक्षशिला रिवोल्ट शांत करने से पहले अशोक कहाँ के गवर्नर थे, तो आप लिखेंगे उज्जैन के। फिर इन्होंने 13 मेजर रॉक एडिक्ट बनाए हैं जिनमें बुद्धिज्म और कलिंगा वॉर के बारे में बात की गई है। तो इनके जो वो हैं इंस्क्रिप्शन, वो 3 भागों में हैं, 3 भाषाएं हैं, प्राकृत, अरेमाइक और ग्रीक। स्क्रिप्ट है खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक, ग्रीक। अब देखिए, जिस रीजनल लैंग्वेज में जहां लोग रहते थे, उनकी उस रीजनल लैंग्वेज में अपने ऑर्डर्स को डलवाने की बुद्धिमत्ता इन्होंने की थी। जो आज मॉडर्न डेज में होता है कि बॉर्डर्स, बैनर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के लगते हैं बच्चों, वो इतने डिटेल्स लगते हैं कि उनमें हर चीज होती है, वही काम एग्जैक्टली इन्होंने किया। अशोक ने कलिंग को कैप्चर किया, उसे कंट्रोल किया सी रूट को कैप्चर करने के लिए, है ना। और याद रखिए, इन्होंने इसको जीतने के बाद भी इमीडिएटली अपने आप को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया। 2 साल इन्होंने उसके बाद भी लिए। फिर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, मोलीबुक से यहाँ पर बैठे, प्रिसाइड किया, और तीसरी काउंसिल हो गई। इन्होंने साइलोन, बर्मा, अदर कंट्रीज में बुद्धिज्म फैलाया। मतलब पहला इंटरनेशनल रिलीजन मिशन इन्होंने भेजा। अशोक के एडिक्ट्स जो थे, उन्होंने अशोक के एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताया। गांधार, वेस्ट मैसूर, साउथ, सबके बारे में बताया। चोल, चेलपांड, सरेपुत्र, केरल पुत्र सिर्फ ये थे जो इनके पड़ोसी थे, बाकी सबको ये जीत चुके थे। इन्होंने मिशन भेजे, ठीक है, ग्रीक में भी इन्होंने मिशन भेजे,
है ना। वेस्ट एशिया में भी ये 13वें रॉक एडिक्ट में लिखा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके फ्रेंडली रिलेशन थे श्रीलंका से भी। संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था इन्होंने श्रीलंका में, जिसे सैलोन बोला जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो बेटा जैसे आईएएस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एग्जैक्टली द सेम एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या थे, 18 तीर्थ थे, 27 सुपरिंटेंडेंट्स थे, है ना, अध्यक्ष थे, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी थी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, और इन सबको रेगुलरली वो कैश देते थे। पहली बार स्टेट के लिए, फार्मर्स के लिए सपोर्ट किया था, ठीक है। सेटलमेंट बनाए गए थे, चीज़ों को नया किया जा रहा था। अर्थशास्त्र ने समाज के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन देखे। अब अशोक जब कलिंगा वॉर बेटा जीतता है तो कलिंगा वॉर के बाद इसका हृदय द्रवित हो जाता है, ये बोला जाता है। बट आपको एक सही बात बताएं, हृदय द्रवित होने के पश्चात भी भाई साहब ने वो 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी क्यों नहीं डिसबैंड कर दी? और इनके शिलालेखों में लिखा है, अगर आप इनका पहला शिलालेख लिखे तो उसमें लिखा है कि सबको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा, पर शाही किचन में 3 मोर और 2 हिरन डेली काटे जाएंगे। तो मतलब ये खाना नहीं बंद कर रहे, लोगों को बंद करा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये लिखा था पत्र में कि मैंने बौद्ध धर्म एस्टेब्लिश कर लिया है और मैं आपका सहायता देना चाहता हूँ। ये सम्राट अशोक का एम्बलम का साइन होता था, ये स्टैंप होती थी और यहाँ अशोक का साइन होता था। ये भेजते थे पत्र। अब जब ये पत्र कोई पढ़ता था तो वो कहता था मैं अशोक की बात नहीं मानता, तो पीछे एक और पत्र होता था, यदि आप नहीं मानते तो ये मत भूलिए मैंने शस्त्र त्यागे हैं, परंतु मेरी ये 6 लाख की आर्मी निरंतर रूप से प्रैक्टिस में है और प्रयास कर रही है, तो आपका बुरा जरूर हो जाएगा, ये मत भूलिएगा। ये एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते थे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलते थे, डर से या समाज से, ये इन चीजों को बना लेते थे। तो अशोक इस मामले में एक महान शासक थे। अशोक के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन ने लिखा है, इसमें लिखा है कि पुष्यगुप्त जो थे, है ना, गवर्नर थे चंद्रगुप्त के, उन्होंने लेक बनाई थी, एक डैम बनाया था सुदर्शन लेक पे, इसको इन्होंने रेजुनेवेट कराया, मतलब दोबारा सुधारा, उसको रिवाइव करवाया। तो ये क्लियर बताता है कि यहाँ पर भी ये लोग रूल करते थे। मेगास्थनीज ने मेंशन किया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया विद पाटलिपुत्र। उसके बाद पंचमार्क क्वाइन चलते थे। पंचमार्क क्वाइन कुछ इस तरीके के होते थे, भद्दे से। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो पंचमार्क क्वाइंस बता दूंगा। मतलब कुछ इस तरीके के सिक्के थे। कोई भी सिक्का एकदम एक्यूरेट नहीं होता था बच्चों, किसी भी सिक्के को आप एक्यूरेट नहीं रख सकते थे। कोई भी सिक्का आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता था, और ये इसी तरीके का एक सिक्का रहता था जो आपके काम आता था। उसके बाद अब देखिए मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में डेजिग्नेशन, पन्याध्यक्ष कॉमर्स देखता था, है ना, समस्ताध्यक्ष मार्केट देखता था, पोतवाध्यक्ष वेट एंड मेजर्स देखता था, अकाराध्यक्ष माइंस देखता था, लवण्याध्यक्ष सॉल्ट देखता था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको यहीं से याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए इजी हो जाएगा। देखिए अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पूछा जाता है इसलिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, जनरली टैक्स 1/6 से लेकर 1/4 तक था। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट गुड था, यहाँ पर स्टेट सर्वेंट्स थे, वो समटाइम प्राइवेट थे। भाग जो है लैंड टैक्स था। चीफ आइटम रेवेन्यू था, 1/6 था। ग्रीक रेट इसका 1/4 देते हैं। एडिशन में, है ना, वाटर सेस अलग से लिया जाता था। मेगास्थनीज कहता है मौर्यों ने लैंड का मेजर किया, उसे इंस्पेक्ट किया, वाटर चैनल्स बनाए। और इसके बाद जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का बताता है इरिगेशन का काम भी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने कराया। कारा प्रोबेबली एक प्रोड्यूस फ्रूट और फ्लावर गार्डन होते थे, उसको करा बोलते थे। हिरण्य जो था वो टैक्स, वो जो था कैश में लिया जाता था। कल्टीवेटर फोर्स किए जाते थे कि रेस करें, ठीक है, क्रॉप्स को इमरजेंसी के लिए, है ना, अगर इमरजेंसी टैक्स जरूरत पड़े तो दें। अगर कभी वॉर जैसी कंडीशन आ जाती थी तो प्रॉब्लम होती थी, तो उसको देखना था, तो 2 क्रॉप्स इनको हमेशा बनानी पड़ती थी। समहर्ता एक ऑफिसर था जो इंचार्ज था इन चीजों का, ठीक है, असेसमेंट करता था। और सन्निधाता जो था चीफ ट्रेजरर था। चीफ ट्रेजरर मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो कोषाध्यक्ष, मुख्य कोषाध्यक्ष था। रज्जुक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे, रूरल ऑफिसर्स होते थे, ये कर भी इकट्ठा करते थे। पतंजलि 2री शताब्दी में लिखा गया। मौर्य प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हुई, कल्ट और मनी कलेक्ट करने का काम था इनका, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मौर्य एम्पायर जो है 2, है ना, प्रोविंसेस में था, हर एक प्रिंस अलग अलग उसे देखता था। जैसे अगर आप प्रोविंस की बात करेंगे तो तक्षशिला जो था वो नॉर्थ में था, इसकी कैपिटल नॉर्थ की जो थी वो तक्षशिला थी, वेस्ट की उज्जैन थी, ईस्ट की तौशिला थी, और साउथ की
स्वर्णगिरी थी और जो सेंट्रल था उसकी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र में राजा बैठता था। तो अब समझ लीजिए हमने पूरे भारतवर्ष को जो बनाया बेटा, उसको हमने इस पूरे भारतवर्ष को बेटा 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी चीज है। तक्षशिला इधर डाल दिया, ठीक है, तौशली डाल दिया। तो हमने क्या किया, हमने इनको भागों को बांट दिया। जब हमने इन चीजों को बांट दिया तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि, और सेंट्रल में यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, तो ये क्या हुआ, ये रहा तौशली आपका बेटा, ये तौशली है। तो ये क्या किया इन्होंने, जब इसको बांटा तो जब आप मैप को स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या था। जैसे अगर आप देखें, ये तौशली हो गया, ये आपका तक्षशिला हो गया, और उसके बाद उज्जैन कहीं होगा आपका, ठीक है, और ये आपका उज्जैन हो गया। पाटलिपुत्र में ये खुद बैठ रहे थे, है ना। तो इन्होंने इस तरह बांटा, और सनाती इधर बांटा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीजों, स्वर्णगिरी सनाती दोनों के आसपास से थे, तो अब इन्होंने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठ रहा है, ये कौन है, प्रिंस बैठ रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठ रहा है, वो भी प्रिंस बैठ रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठ रहा है, वो भी प्रिंस बैठ रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठ रहा है, वो भी प्रिंस या रिलेटिव बैठ रहा है। और किंग सीधे यहाँ बैठ रहे हैं। तो देखिए भारत को संभालने के लिए कुछ स्टेट वाइड डिवीजन कर दिया, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज थी, और यही चीज बहुत जरूरी थी, और इसी को इन्होंने किया। तो तक्षशिला, उज्जैन, तौसली और स्वर्णगिरी, ये सारी चीजें आपके सामने थी। इनसे इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को तैयार किया। और ये एम्बलम आपको पता है अशोक जी द्वारा बनाया गया था, जिसको आज भी हम यूज करते हैं अपने नेशनल एम्बलम में। तो ये महान शासक माने जाते हैं। स्तूपा वगैरह सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर तक की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगले लेक्चर में होपफुली बहुत चीजें हैं, अभी 2 से 3 लेक्चर और जाएंगे तो आपका मौर्य पूरा खत्म हो जाएगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कहते हैं ना, अगर आप इसे प्रमोट करेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे तो टीचर्स मोटिवेट होते हैं। तो आपकी सपोर्ट के बिना हम चीजें नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज हमें मोटिवेट रखने के लिए इनको लोगों तक पहुंचाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। होपफुली आप इसे करेंगे। याद रखिए, सक्सेस पाथ धीरे धीरे ही चलता है, छोटे छोटे ढेर बनाते हैं तभी एक पहाड़ बनता है। तो उसको ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जल्दी सेलेक्ट होइए।